हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, ये तो अकाउंट्स का है नहीं, ये सभी को पता है किसका, इकोनॉमिक्स का। मैं ये टॉपिक लेके आया क्यों, क्योंकि 18 को मंडे को आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो मैंने सोचा शायद ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, और नो डाउट हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। जो भी चीज अगर आप भूल भी चुके हो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो नेशनल इनकम से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस सिर्फ यहां से दो ही टाइप के बनते हैं। देखो, टोटल चैप्टर एक दिन में एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि मैं वन शॉट 8 घंटे की बनाऊं, 10 घंटे की बनाऊं, तो वो ना हमसे हो पाएगा, और ना ही तो तुम 8 घंटे बैठ के पढ़ पाओगे। तो जो चीजें फैक्ट आएंगी उनको लेके मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लाए हैं। शायद आपकी जो चीजें आप भूल चुके हो वो याद हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 1 साल की चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती, ये तो आपको पता होगा अच्छे से। तो ये शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल होने वाला है। अगर हेल्पफुल होता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, तो नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो दो तरीके से मिलेंगे। या तो इसके एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर इसके मेथड से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, या तो इसके एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या तो फिर इसके मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर बात एग्रीगेट की जाती है तो कितने एग्रीगेट होते हैं? 8। सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो 8 है, हमारे हिसाब से पूछा जाए तो मैं तो 2 ही मानता हूं। वो 2 एग्रीगेट कौन से हैं? या तो हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, या तो दूसरे को हम कहते हैं नेशनल इनकम। भाई, हमारे हिसाब से तो यही दो एग्रीगेट हैं, लेकिन आपने जो पढ़े हैं वो 8 है, वो 8 होते भी हैं। डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। और नेशनल इनकम का क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। ठीक है, ये 2 एग्रीगेट हमारे हिसाब से, तो इनको याद रखिएगा। पेपर में जो एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें उसने ये नहीं दिया कि जीडीपी एमपी निकालिए, जीडीपी एफसी निकालिए, अगर ये नहीं दिया, सीधा सीधा पूछा है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कीजिए, तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएफसी को। और अगर नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलेगा तो वो होता है आपका एनएनपीएफसी। क्या होता है? एनएनपीएफसी आपकी नेशनल इनकम हो जाती है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके 8 एग्रीगेट क्या थे, आओ देख लेते हैं। तो पहला था जीडीपी एमपी, फिर जीडीपी एफसी, उसके बाद जीएनपी, भैया आ जाओ सही से, जीएनपी एमपी, फिर जीएनपी एफसी, फिर एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, और कुछ छूटा? तो एक छूटा होगा एनडीपी, एनडीपी एफसी, बन जाओ भाई। और उसके बाद एनएनपी एमपी। यही तो 8 एग्रीगेट आते हैं। आते कि नहीं आते? तो ये आपके 8 एग्रीगेट होते हैं। किससे रिलेटेड? जीडीपी, वो नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो आपने पढ़े होंगे। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, एनडीपी एफसी और एनएनपी एमपी। तो यहां पे ये जो एनएनपी एफसी है, एनएनपी एफसी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नेशनल इनकम। और जो एनडीपी एफसी है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद यहां पे दिक्कत क्या होती है कि बहुत से बच्चों को आज भी इसे कन्वर्ट करना नहीं आता होगा, या साल भर तो पढ़े हो, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे सिर्फ 3 चीज याद रखना, ग्रॉस से नेट, फिर डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल, और उसके बाद मार्केट प्राइस से जो एमपी होता है, मार्केट प्राइस मतलब एमपी, एमपी से फैक्टर कॉस्ट, एफसी की तरफ फैक्टर कॉस्ट। इनके कन्वर्जन में किन चीज को ध्यान रखा जाता है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी हम क्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं, तो माइनस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। जबकि उल्टा, अगर हम नेट से
क्रॉस की तरफ आते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस। लगाया सभी ने है, आता सभी को है, लेकिन एक बार देख लो, फिर से रिवीजन हो जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ गए, डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस क्या होता है, NFIA। NFIA का फुल फॉर्म नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या हम इसे कहते हैं X-M, नेट एक्सपोर्ट भी हम बोलते हैं। अगर नेशनल नेशनल है ना भैया, अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आते हैं तो ये माइनस हो जाता है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हमें NFIA जोड़ना पड़ता है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आते हैं तो NFIA माइनस करना पड़ता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जब बढ़ते हैं तो माइनस क्या होता है बच्चों, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन वही जब हम फैक्टर कॉस्ट से बढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट से हम कन्वर्ट होते हैं मार्केट प्राइस में, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देना होता है। इतनी सी बात याद रखिएगा, इसकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक, कंप्लीट। लेकिन दिक्कत कहां आती है, बहुत से बच्चों का ये भी गलत हो जाता है। अब वो जो गलत होता है वो क्यों होता है, उस गलती को देखिएगा ध्यान से। पता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि इतना सब कुछ आने के बाद भी जो आपकी मिस्टेक हुई वो क्यों हुई, बताते हैं, देखिएगा। जिस तरह पेपर में पूछा है GNP-MP, पेपर में कहा कि आप कैलकुलेट कीजिए GNP-MP, और आपको दिया क्या है, यहां पे आपको दिया है NNP-FC, नेशनल इनकम आपको दी हुई है NNP-FC। तो जो मूवमेंट होता है ना इधर से उधर, किसके बेस पर निकाले, जिन बच्चों को ये याद रहता है उनके लिए तो चलो ठीक है, उन्होंने सही किया। लेकिन जिन बच्चों का गलत होता है वो क्यों होता है, बेटा देखो ये तुम्हें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, और ये तुम्हें दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया है, तो हमेशा आपको इधर से इधर मूव होना है, ठीक। आपको हमेशा RHS से LHS की तरफ मूव होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, वो भूल जाते हैं और वो मूव हो जाते हैं LHS से RHS की तरफ। कैसे, अगर आपको जो दिया है उससे ये निकालना है तो मूव तो ऐसे ही होगे ना। नेट दिया है, ये क्या है, नेट, नेट से आपको क्या बनाना है, अरे यार ये बड़ा कैसे हो गया, छोटा हो जाओ तो छोटा हो जाओ, हाँ चलो। नेट से आपको क्या बनाना है जी, तो अभी मैंने क्या बताया, नेट से ग्रॉस बनाने के लिए हमेशा डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। फिर देखो ये नेशनल होता है, नेशनल से नेशनल, अब भैया नेशनल से नेशनल तो कुछ बनेगा नहीं, नेशनल से नेशनल सेम थिंग है। अगर डोमेस्टिक होता तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए हमको NFIA माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहां दोनों से कोई दिक्कत नहीं, P से P कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये देखिए फैक्टर कॉस्ट से MP, तो आपको चलना कैसे है, RHS से LHS की तरफ, LHS से RHS की तरफ अगर आप चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो बताओ फैक्टर कॉस्ट से MP बनाने के लिए हमेशा प्लस क्या हो जाएगा, NIT, क्या प्लस हो जाएगा, NIT, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस आपको एग्रीगेट में ध्यान क्या रखना है, ये जो 7-8 टाइप के एग्रीगेट आते हैं, इन 8 वो एग्रीगेट तो चलिए ठीक है, लेकिन एग्रीगेट के साथ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि इनका मूवमेंट क्या होगा। उल्टा मूवमेंट मत कीजिएगा, उल्टा मूवमेंट मत कीजिएगा। पता चला पेपर में आया, दिया है NNP-FC, निकालना है GNP-MP, बच्चा ऐसे घूम गया कि अच्छा ये है, ये तो बड़ा आसान सा है, G से N बनाना है, तो G से N बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, अच्छा N से N कोई चीज नहीं, P से P कोई चीज नहीं, MP से FC बनाना है, कोई बात नहीं, NIT माइनस, लो भैया कोई बात नहीं, NIT माइनस। और पेपर में पता चला यार नंबर कम आए, किए तो सब थे सर, एक एक चीज लगाए थे, लेकिन लगाए क्या थे, सर ने तो कितनी बार बताया, बेटा देखो इधर से इधर मत आना, इधर से इधर मत आना, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, RHS से LHS की तरफ। ये छोटी सी चीज है लेकिन भूल जाते हो, क्या किया जाए। बस इतनी सी बात याद रखना, ये आपका एग्रीगेट का टॉपिक खत्म हो जाता है, और एग्रीगेट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप यहां पे लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो जो इसके दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, जो ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो क्या आएंगे, नेशनल इनकम से एग्रीगेट से बाद इसके आते हैं मेथड।
अब मेथड आप सभी को पता होगा, इसके कितने मेथड होते हैं? 3। सर पहला है वैल्यू एडेड मेथड, कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड, ये है पहला। दूसरा है आपका इनकम मेथड, और तीसरा क्या है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड होते हैं, एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए एक एक मेथड को अच्छे से सीखते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड से जो चीजें आपको मिलती हैं वो होता है जीडीपी एमपी। याद रखिएगा, वैल्यू एथड से जो वैल्यू एडेड मेथड से जो फाइनल आंसर हमें मिलता है वो होती है जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से जो फाइनल आंसर मिलता है वो सीधा सीधा हमको डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, एनडीपी एफसी। वैल्यू एडेड से जो आंसर मिलता है वो होती है हमारी क्या? जीडीपी एमपी। लेकिन इनकम मेथड से जो आंसर मिलता है वो सीधे सीधे डोमेस्टिक इनकम ही मिल जाती है। और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी आंसर हमें मिलता है वो होता है जीडीपी एमपी। तो बेटा इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, अगर तीनों मिल गए तो फिर चाहे जो भी पूछे आपको एग्रीगेट्स अगर मिल गया है तो फिर चाहे जो भी पूछे, नेशनल इनकम पूछे या जीडीपी एमपी पूछे या जीएनपी एमपी पूछे, जीएनपी एफसी पूछे, कुछ भी पूछे निकाल लोगे ना। लेकिन इन तीनों से बस ये ध्यान रखिएगा कि आखिर से इससे मिलता क्या है। तो चलो एक एक को अब डिटेल में देखते हैं। तो भैया देखो, वैल्यू एडेड में जो जीडीपी एमपी होती है यहां पे ये जीवीए एमपी के इक्वल होती है, क्योंकि वैल्यू एडेड में जीवीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी को हम क्या कहते हैं? जीवीए एमपी। और जीवीए एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब ये जीवीए एमपी निकालते कैसे हैं इसको ध्यान से देखो। जीवीए एमपी को निकालने के लिए दो चीजों का होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस क्या किया जाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस क्या किया जाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब से ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज किए जाते हैं उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई दिक्कत? तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है जब हम इससे क्या निकाल देते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें क्या मिल जाता है? जीवीए एमपी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। चलिए सर, ये तो पता चल गया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? रॉ मटेरियल जो हम लाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो फिर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए जो चीज यूज होती है वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स तो सभी को पता होगा, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस इतनी सी बात याद रखना। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। या तो क्वेश्चन में सेल दिया होगा और या तो चेंज इन स्टॉक। अगर दोनों दिया है दोनों को जोड़ दीजिएगा। नहीं दिया है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, सिर्फ सेल्स दिया है, तो सेल्स ही क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर चेंज स्टॉक की जगह ये दोनों दिया है तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक। इसको जोड़िएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? जीवीए एमपी। और जीवीए एमपी जो एग्रीगेट मिल गया तो जीवीए एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से आप चाहे डोमेस्टिक इनकम पूछे चाहे नेशनल इनकम पूछे, एग्रीगेट्स का फॉर्मूला लगा के आप यहां पे निकाल सकते हैं। खत्म? समझ में आ गया? तो बस इतना ही था वैल्यू एडेड मेथड। तो बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक साल आपने पढ़ा हुआ है। तो ये एक क्विक रिवीजन क्लास है जिसमें कि सिर्फ आपके फॉर्मूले को रिकॉल किया जाए, कम से कम वो आपको याद हो जाए। पेपर में जाने के बाद ये ना हो कि सर हम तो सब भूल गए। फॉर्मूला एक बार अगर हमें याद हो जाता, फॉर्मूला ही भूल गए, फॉर्मूला याद हो जाता तो हम क्वेश्चन लगा लेते। चलो अब बात आती है इनकम मेथड की।
तो बच्चों इनकम मेथड में सीधे सीधे हमें क्या मिल जाता है, एनडीपीएफसी। लेकिन इनकम मेथड, बात समझिएगा, इनकम मेथड में आपको पता होगा इनकम जो होता है वो प्रोडक्शन फैक्टर से होता है। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं वो क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर, या इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बोलते हैं ना। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जगह मैं क्या बोल दूं, लेबर। इसको मैंने क्या पढ़ा, लेबर, इसको पढ़ा, बाकी तीन को, ये हो गया लैंड, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया एंटरप्रेन्योर। ये थोड़ा सा जिससे हम लोग जनरली बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो हम अब क्या बोलेंगे, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये मैंने क्यों बोला है, इसको अलग कीजिए और यहां से यहां तक चीज को अलग कीजिए। एक चीज देखने को मिलेगी कि इन तीनों को मिला के जो बनता है वो क्या होता है बेटा, इन तीनों को मिला के यहां से जो भी इनकम होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं, इन तीनों से जो भी इनकम होती है उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, और जो लेबर की इनकम होती है उसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनकम मेथड में दो चीजों का, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर्स को हम क्या देते हैं, जो लेबर की इनकम होती है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जबकि लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों की से जो भी इनकम होती है उसे जोड़ दीजिए, वो हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका इनकम मेथड से, वो क्या बनता है, देखिएगा। इनकम मेथड से बच्चों जो फॉर्मूला आपका बनेगा, एक सेकंड उसको घटा देते हैं। इनकम मेथड जो यहां पे फॉर्मूला आपका बना, इसमें तीन चीज जोड़ी जाएगी। क्या क्या, पहला भी मैंने आपको बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या होता है, जो लेबर्स को दिए जाते हैं। अब जो कंपनसेशन दिए जाते हैं, देखो पेपर में या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा सीधा दिया होगा, अगर दिया है तो आप सिर्फ इसी को लेंगे बस, बाकी चीजों को नहीं लेंगे। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तब किन किन चीजों को ऐड किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसीलिए यहां पे और लिख देता हूं, या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया जाएगा, नहीं तो और में जो इसका पार्ट होता है इनको ऐड कीजिएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को हम क्या देते हैं, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। या तो इनको कैश में देंगे या तो इनको काइंड में देंगे। कैश का मतलब जो भी कैश में वेजेस सैलरी देते हैं वो, और वेजेस सैलरी के अलावा जितने भी परक्यूजिट्स होते हैं, जो भी हम उनको सुविधाएं देते हैं इन काइंड में, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी, बाकी जितनी फैसिलिटीज हम उन्हें देते हैं उन्हें हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक, तो एक एम्प्लॉय को यही दो तो दिया जाएगा कंपनसेशन में। और क्या होगा, एम्प्लॉयज का पीपीएफ अकाउंट खुलता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता है। पीपीएफ तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, पीएफ जनरली आप देखते हो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ होता है ना, पीएफ। तो उस पीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, किसका, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर। कंफ्यूजिंग के लिए आपको पेपर में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देता है, आप अगर उसे जोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका आंसर गलत होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक। तो या तो पेपर में, या तो आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा ये मिल जाए, अगर सीधा सीधा ये नहीं मिलता है तो फिर इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो इसको याद रखिएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद अब हम जो यहां पे देखेंगे वो है दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो तीसरा यहां पे होता है वो होता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम, मिक्स इनकम क्या होती है बच्चों, ऐसी इनकम जो आप बता ही ना पाओ कि लैंड से आई है, कि लेबर से आई है, कि कैपिटल से आई है, कि एंटरप्रेन्योर से आई है। मतलब मान लीजिए ये सेटअप हमारा है, मैं ही यहां पे पढ़ाता हूं, मैं ही यहां सब कुछ हूं, जो भी इनकम आई हमें पता ही नहीं चलेगा वो इनकम किस फैक्टर से है। तो जब भी ये इनकम पता ना चले कि किस फैक्टर से आई है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स इनकम जनरली। ठीक, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा होता है मिक्स इनकम, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग सिर्फ यहां कंपनसेशन एम्प्लॉय, अगर ये दिया है, नहीं दिया है तो फिर क्या क्या जोड़ेंगे, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड।
सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ, एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉय। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात आती है तो यहां मैंने क्या बताया, ये तीन चीजों को जोड़ के बना हुआ है, बना है ना। वो तीन चीजें कौन कौन सी थी, याद कीजिए। लैंड बोला था मैंने, लैंड। तो लैंड से हमें क्या मिलता है, लैंड से हमें या तो मिलेगी रेंट मिलेगा, या तो मिलेगी रॉयल्टी, या तो क्या मिलेगा रेंट, या तो क्या मिलेगा रॉयल्टी। ठीक है, लैंड हो गया। इसका कैपिटल, कैपिटल से हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो ये हो गया लैंड से जो इनकम होगी, ये हो गया आपकी कैपिटल से। बचा का एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है वो इनको जोड़ के आता है, क्या, रेंट एंड रॉयल्टी, या फिर इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट में कभी कभी प्रॉफिट नहीं दिया होता है, अगर देखो सिर्फ प्रॉफिट दिया है, ये तीनों सीधा सीधा दिए हैं तब तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तब तो प्रॉफिट की जगह आप देखोगे ये तीन चीज होनी चाहिए। पहला डिविडेंड, प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट देगा तो सिर्फ प्रॉफिट लेना है। जब प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा, तब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो प्रॉफिट माना जाएगा। क्या, डिविडेंड। डिविडेंड के बाद एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों को भाई, प्रॉफिट से हम डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट से टैक्स देते हैं, बस इन दोनों को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बस बच्चों इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस सीधे सीधे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दिया है, तब इनमें से कुछ भी मत जोड़िएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी देगा, इनमें से भी कुछ आइटम दे देगा, तब मत जोड़ देना। देखो अगर ये तीनों सीधा सीधा दिया है तब तो सीधा सीधा जोड़ के ये निकाल दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो क्या क्या जोड़ते हैं, अभी मैंने बताया। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं दिया है तो क्या क्या जोड़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए, तो हमें देखना है रेंट रॉयल्टी में तो नहीं दिया है कुछ, इंटरेस्ट तो नहीं दिया है, प्रॉफिट तो नहीं दिया है। अगर प्रॉफिट भी नहीं दिया है तो क्या देखना है, अगर जब प्रॉफिट ना दिया हो, प्रॉफिट ना दिया हो, तब इन तीनों को हम ले लेंगे। आ गई बात समझ में। इन सबको जोड़ने के बाद, इसका मिक्स इनकम दी होती है, इन सबको जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनडीपीएफसी होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालने के लिए सिर्फ एक चीज जोड़ते हैं, क्या, एनएफआईए, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जैसे ही सबको जोड़ोगे एनडीपीएफसी मिल जाएगी, एनडीपीएफसी मिलते ही सिर्फ उसमें क्या जोड़ देना, एनएफआईए, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। आज जैसे ही एनएफआईए जुड़ जाएगा, जुड़ते ही आपको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। कंप्लीट इनकम मेथड खत्म। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। ठीक, एक्सपेंडिचर मेथड आओ भाई, इसमें भी ओवरव्यू डालते हैं बच्चों को। देखो जीवीए, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अक्सर वो एक्सपेंडिचर मेथड में फंस जाते हैं। तो कोशिश मैंने की है, यहां पे हो सकता है नहीं फंसोगे। फिलहाल 2 दिन ही पेपर बचे हैं, अगर इन 2 दिन में भी फंसने लगे तो फिर भैया पेपर में तो फंस ही जाओगे। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें जितने भी आइटम हम जोड़ेंगे उससे हमें मिलेगा क्या, कौन सा एग्रीगेट मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। और जीडीपी एमपी मिल गया तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर जीडीपी एमपी मिल गया तो नहीं आएगी। चलो अब देखो इसमें क्या क्या हम जोड़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हम जोड़ते हैं वो होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट,
सीधा सीधा x माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। जैसा कि इनकम मेथड में भी हम सिर्फ 3 चीज जोड़ते हैं, क्या क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम 3 ही चीज जोड़ते हैं, क्या क्या? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। सिर्फ 3 चीज। जैसे इन तीनों को जोड़ोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी पाने के बाद तो नेशनल इनकम निकाल ही लोगे। अब देखिए, अगर ये सीधा सीधा दिया है तब तो जोड़ दिए, लेकिन सर सीधा सीधा पेपर में देता ही कहां है? पेपर में तो टर्मोलॉजीज आ जाती हैं। तो अगर ये सीधा सीधा नहीं दिया है तो क्या दिया होगा? तो इसके लिए जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो 2 लोगों का होता है। कौन सा? एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर दूसरा होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? तो या तो सीधा सीधा लिखा हो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं तो आपको लिखा होगा अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो देखिएगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिखा होगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो अगर ये नहीं दिया है, ये अगर बच्चों नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह ये 2 चीज दी होगी, इन दोनों चीजों को जोड़ दीजिएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी पेपर में पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, दिया होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो आप हमेशा इसमें जोड़ दीजिएगा डेप्रिसिएशन को, बिना कुछ सोचे समझे जोड़ दीजिएगा डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन जोड़ते ही क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? चलो, अगर ये नहीं दिया तब ये किन 2 चीज को मिला के आता है? इन 2 चीजों को मिला के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो मिला के आता है वो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या लिखा है? ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इतना सा डिफरेंस होता है। कभी कभी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, वो इसी को फिक्स डोमेस्टिक को ही डोमेस्टिक समझ बैठते हैं और सीधा सीधा इसको लिख के चले आते हैं। नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक जो होता है वो 2 चीजों को मिलकर आता है। एक होता है ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। किसका है? चेंज इन स्टॉक। जब इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। तो समझ में आ गया? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम किन 2 चीजों को जोड़ेंगे? ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। ठीक, कभी कभी यहां पे ये नहीं देता, नेट दे देगा, नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स। तो अगर नेट कहीं भी देखना तो तुरंत क्या जोड़ देना उसको ग्रॉस बनाने के लिए? पूरे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में कहीं भी नेट दिखाई दे, नेट, और तुम्हें क्या बनाना है? तो नेट से ग्रॉस बनाना है, तुरंत डेप्रिसिएशन को जोड़ देना। ठीक है, डेप्रिसिएशन जोड़ते ही ये बन जाएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलो, इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट के लिए तुम्हें पता ही है एक्स माइनस एम है। भाई 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 भाई, हाँ, गोला नहीं बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। चलो, एक्स माइनस एम क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट। अब ये सब मिल गया, इन सबको जोड़ते ही तुम्हें क्या मिल जाएगी? जीडीपी एमपी। और जैसे ही जीडीपी एमपी मिला तब तो आपके हाथ में भाई धनुष बाण दोनों मिल गया। बस अब खींचना है और चलाना है। खींचते जैसे छोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा, फिर चाहे जो पूछो, चाहे आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछी जाए, चाहे नेशनल इनकम पूछी जाए, चाहे आपका एनएनपीएफसी वो सॉरी एनडीपीएमपी पूछी जाए, चाहे जो पूछा जाए, चाहे कोई भी एग्रीगेट पूछ ले, किसी भी मेथड से आप लगा लोगे। अच्छी बात क्या है पता है? नेशनल इनकम की अच्छी बात क्या है? किसी भी मेथड को लगाइए,
किसी भी मेथड को लगाइए आंसर एक ही आता है। ये मत सोचिएगा कि जीडीपी एमपी से वो वैल्यू एडेड से अलग, इनकम मेथड से अलग और आपका उससे अलग आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, नहीं, सभी से आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो भाई एक क्लास में अब मैं चलो 10 घंटे खड़े होकर एक बुक पढ़ाऊं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम आपने दिया होगा, बहुत कम टाइम दिया होगा, तो 1 महीने तो दिया ही होगा कम से कम, नहीं तो 20 दिन 25 दिन दिया ही दिया होगा। तो भैया 25 दिन की चीज एक दिन में पढ़ा दें, इसे 25 दिन में अगर 1-1 घंटे पढ़ोगे तो 25 घंटे पढ़े होगे। और सोचो कि सर पढ़िए, वन शॉट बनाइए 1 घंटे में सब कंप्लीट, भाई सब नहीं कंप्लीट होता। ये सिर्फ पेपर से पहले एक ओवरव्यू दे दिया जाता है कि आप कुछ भूलिए मत। हाँ, बाकी अगर आपको किसी टॉपिक में और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर ये वाला टॉपिक समझा दीजिए या ये वाला टॉपिक समझा दीजिए। मुझे पर्सनल मेल भी भेज सकते हो, तो अगर वो जैसे मैं देखूंगा तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद मत भेजना। पता चला 18 को एग्जाम हो गया तब 19 को भेजे, सर वो नेशनल इनकम की वाला मेथड समझा दीजिए, तो हो चुका, फिर टन गोपाल है। ठीक है, चलो खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो कौन सी है? एडीएएस से। यही 2 चैप्टर बड़े हैं अगर देखा जाए, और इनका वेटेज भी ज्यादा है एग्जाम में। तो नेशनल इनकम कंप्लीट, एग्रीगेटेड मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्या? एडीएएस। एडीएएस ले आएंगे, पढ़ा देंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।